Now our next chapter is microbes in human welfare. प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं और ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होते हैं, ह्यूमंस के लिए, अदर एनिमल्स के, प्लांट्स के लिए वो हार्मफुल होते हैं। पर ज़रूरी नहीं है सारे ही माइक्रोब्स जो हैं वो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल ही हों। बहुत से ऐसे माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं अर्थ पर जो यूज़फुल होते हैं इन वेरियस वेज टू ह्यूमंस। माइक्रोब्स एक जैसे नहीं होते सारे, बहुत डाइवर्स ग्रुप है माइक्रोब्स का जो साइज़ में, शेप में, फंक्शन में अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत से ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो ह्यूमंस के लिए यूज़फुल होते हैं। इनकी स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड जो प्रोडक्ट्स हैं जो डेली लाइफ में यूज़ में आते हैं, एवरीडे लाइफ में यूज़ में आएंगे, हाउसेस में उनमें कैसे माइक्रोब्स हेल्प करते हैं, क्या करते हैं वो, कैसे क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं ऐसे। तो जो कर्ड है या डो फॉर्मेशन है या चीज़ है या सारे किसके प्रोडक्ट्स हैं, माइक्रोब के माइक्रोबियल एक्शंस की रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स हैं। फर्स्ट, कर्ड बैक्टीरिया के थ्रू फॉर्म होता है। मिल्क से मिल्क को बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देता है किसमें, कर्ड में, और फिर अपन को कर्ड मिलता है। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो बैक्टीरिया कर्ड फॉर्मेशन करते हैं। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है मेनली यही हेल्प करता है कर्ड फॉर्मेशन में। इसके अलावा अदर भी बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारे जो भी बैक्टीरिया हैं जो कर्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं उनको कॉमनली कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लेप। ये कहाँ ग्रो करेंगे, मिल्क के अंदर ग्रो कर जाएंगे और मिल्क के अंदर जो शुगर प्रेजेंट है, लैक्टोज शुगर, उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, लैक्टिक एसिड में। इसकी वजह से मिल्क कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टोज में, मिल्क कन्वर्ट हो जाएगा कर्ड में। साथ में ये क्या करते हैं, प्रोटीन्स को भी डिग्रेड कर देते हैं पार्शली। जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं कर्ड के अंदर उनकी सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करते हैं ये, और जो प्रोटीन्स है वो किस में रह जाते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही रह जाते हैं। वो कर्ड का फॉर्मेशन होता है। अब कर्ड फॉर्मेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, स्टार्टर ज़रूरी होता है। स्टार्टर को क्या कहते हैं साइंटिफिकली, इनोक्यूलम, जिसमें होते हैं लेब, मिलियंस ऑफ लेब। यानी जो बैक्टीरिया हैं वो एक छोटा सा पार्ट होता है कर्ड का, छोटा सा पोर्शन ऑफ कर्ड जिसके अंदर बहुत से बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, जिसका यूज़ फिर आगे करेंगे और ज़्यादा कर्ड के फॉर्मेशन में। तो उस स्टार्टर को या इनोक्यूलम को जिसके अंदर लेब प्रेजेंट है उसको ऐड कर देते हैं मिल्क के अंदर, जिससे जो लेब हैं, जो बैक्टीरिया हैं वो किसके अंदर चले जाते हैं, मिल्क के अंदर, और मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं वो कर्ड में। अब कर्ड में क्या फीचर, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, तो न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ प्रेजेंट होती हैं कर्ड में एज़ कम्पेयर टू मिल्क। ये इसमें विटामिन B12 कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, और साथ में ऑर्गेनिक एसिड्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। साथ में जो लैब हैं वो क्या काम करते हैं, स्टमक के अंदर अगर कोई डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है, कोई माइक्रोब है डिजीज़ कॉजिंग, तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए कर्ड क्या है, कर्ड इंटेक हेल्पफुल होता है स्टमक की प्रॉपर हेल्थ के लिए, क्योंकि कर्ड में ही प्रेजेंट है लैब। तो वो जो स्टमक में हार्मफुल बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है, माइक्रोब अगर प्रेजेंट है कोई भी, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। नाउ सेकंड, डो फॉर्मेशन में अपन डो बना रहे हैं, किसका, डोसा का, इडली का, या किसी भी चीज़ का डो बना रहे हैं, तो उसकी पफिनेस के लिए क्या ज़रूरी है, माइक्रोब्स ज़रूरी हैं। माइक्रोब्स क्या करते हैं, उस डो के अंदर जो माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू CO2 प्रोड्यूस करते हैं। CO2 की प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, पफिनेस आ जाती है डो के अंदर। फर्मेंटेशन क्या होता है, ऑर्गेनिक, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक मेनली क्या होती है, शुगर ही होती है, उससे एनर्जी का प्रोडक्शन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसके अंदर प्रोड्यूस होती है CO2 गैस। तो वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू ये क्या रिलीज़ करते हैं, CO2 गैस रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से डो में पफिनेस आ जाती है।
अब ब्रेड मेकिंग में ब्रेड का जो डो बनता है उसके अंदर बेकर्स यीस्ट, सैक्रोमाइसिस, सेरेविसीस को ऐड कर देते हैं। ये यीस्ट क्या करती है, फर्मेंटेशन की ही प्रोसेस के थ्रू CO2 प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो डो है वो पफी हो जाता है एंड ब्रेड जो उससे बनता है वो स्पॉन्जी बनता है। नाउ टोडी क्या है, ड्रिंक होती है, अल्कोहलिक ड्रिंक है। ये साउदर्न इंडिया में इसको ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं। इसमें कोई भी ट्री है, मेनली पाम ट्री या कोकोनट ट्री, इससे जो सेप निकलता है, लिक्विड जो निकलता है, उसको फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू चेंज कर देते हैं और क्या फॉर्म होता है इससे, फिर टोडी जो बेवरेज है ये प्रोड्यूस होता है। साथ में माइक्रोब्स का और यूज़ किस किस चीज़ में करते हैं, साउदर्न एरियाज़ में टू फर्मेंट फिश के फर्मेंटेशन में भी करते हैं, सोयाबीन की फर्मेंटेशन में भी करते हैं, बैम्बू शूट्स के फर्मेंटेशन में भी करते हैं। वैसे अलग अलग चीज़ों के फर्मेंटेशन में यूज़फुल होते हैं बैक्टीरिया या माइक्रोब्स कोई भी। चीज़, अब चीज़ भी क्या है, पार्शियली डिग्रेडेड मिल्क जिसका क्या हो गया, पार्शियली डिग्रेडेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसको क्या कहेंगे, चीज़। अब चीज़ की अलग अलग वेराइटीज़ प्रेजेंट हैं, अलग अलग टेक्सचर होता है जिनका अलग अलग फ्लेवर होता है एंड टेस्ट में भी डिफरेंट होते हैं सारे। अब ये डिफरेंसेस डाइवर्सिटी किसकी वजह से आती है, जो माइक्रोब उनके अंदर प्रेजेंट है, जिस माइक्रोब की हेल्प से वो चीज़ फॉर्म हुआ है, उसके बेसिस पर ही चीज़ की अलग अलग वेराइटी होती हैं। तो मेनली बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। अब 2 वेराइटीज़ इसकी दी हुई हैं, कौन कौन सी हैं। स्विस चीज़ में क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होल्स प्रेजेंट होते हैं एंड इसमें कौन हेल्प करता है, बैक्टीरिया हेल्प करता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ये जो बैक्टीरिया है स्विस चीज़ का प्रोडक्शन इसके थ्रू होता है। ये जो होल्स जो बने होते हैं वो किसकी वजह से बने होते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया बहुत लार्ज अमाउंट में CO2 रिलीज़ करता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस में, और इसकी वजह से जो होल्स हैं बबल्स बन जाते हैं, फिर वो होल्स की फॉर्म में ही रह जाते हैं। रॉकफोर्ट चीज़ ये फंजाई के थ्रू बनती है। कौन सी फंजाई, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी के थ्रू बनती है। इस चीज़ का फिश जो फ्लेवर है वो डिफरेंट होता है। नाउ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब इंडस्ट्रियल लेवल पे इंडस्ट्रीज़ में भी जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें भी माइक्रोब्स जो हैं वो हेल्पफुल होते हैं, जैसे बेवरेजेस बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में। ये सारी जो चीज़ें बनती हैं वो इंडस्ट्रियल लेवल पे बनती हैं। इनके प्रोडक्शन में भी माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन माइक्रोब्स आर ग्रोन इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स और बायोरिएक्टर्स। अब वो इतने बड़े लेवल पे जब प्रोडक्शन हो रहा है तो लार्ज अमाउंट ऑफ माइक्रोब्स चाहिए, तो उन माइक्रोब्स को फिर कहाँ ग्रो करवाते हैं, बहुत लार्ज साइज्ड वेसल्स होते हैं उनके अंदर उनको ग्रो करवाते हैं माइक्रोब्स को। फिर उन वेसल्स को क्या कहते हैं, फर्मेंटर्स या फिर बायोरिएक्टर्स। फर्स्ट फर्मेंटेड बेवरेजेस। बेवरेजेस जो होते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम एट्सेट्रा, ये सारे किससे बनते हैं, बैक्टीरिया या फंजाई की हेल्प से प्रोड्यूस होते हैं। इसमें भी कौन सी यीस्ट मेनली काम में ली जाती है, वही सैक्रोमाइसिस सेरेविसीस, जिसको पहले कह रहे थे अपन बेकर्स यीस्ट, जिसका यूज़ हो रहा था बेकिंग पर्पस में। अब वही यीस्ट अगर किस में यूज़ में लें, अपन बेवरेजेस के प्रोडक्शन में यूज़ में लें, तब उसको क्या कहेंगे, ब्रूअर्स यीस्ट। ये किसका फर्मेंटेशन करेगी, मॉल्टेड सीरियल्स जो होते हैं। मॉल्टेड सीरियल्स क्या होते हैं, सीरियल्स ग्रेन्स ऐसे जो जिनको जर्मिनेशन के बाद में स्लाइटली जर्मिनेट हो गए उसके बाद में उनको ड्राई कर देते हैं, सुखा के रख देते हैं, तब उनको क्या कहते हैं, मॉल्टेड सीरियल्स। जैसे बार्ली है या अदर जो भी सीरियल है उनको क्या करेंगे, पहले तो जर्मिनेट होने देंगे, जब वो थोड़े से जर्मिनेट हो जाएंगे उसके बाद उनको सुखा देंगे, तो वो होंगे मॉल्टेड सीरियल। तो इन पे फिर रिएक्शन करवाते हैं यीस्ट की, जिससे फिर बेवरेज फॉर्म होता है, या फिर फ्रूट जूसेस से भी बेवरेज फॉर्म हो सकता है। अब उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे जो बेवरेज फॉर्म होते हैं उनमें एथेनॉल कंटेंट ज़्यादा होता है, एथेनॉल प्रेजेंट होता है, अल्कोहल प्रेजेंट होता है। अब किस रॉ मटेरियल को यूज़ में ले रहे हैं,
फ्रूट जूस ले रहे हैं या सीरियल ले रहे हैं, कौन सा सीरियल्स ले रहे हैं या कौन सा फ्रूट यूज़ में ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो बेवरेज फॉर्म होता है, जो ड्रिंक फॉर्म होती है, वो डिफरेंट टाइप की होती है, उसमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट होता है। लाइक वाइन एंड बियर को फिल्टर कर देते हैं, पास्चराइज कर देते हैं इसके बाद, और बॉटल कर देते हैं, उसका डिस्टिलेशन नहीं करते, जिसकी वजह से अल्कोहलिक कंटेंट जो वाइन एंड बियर है इसमें कम होता है। और जो विस्की ब्रांडी एंड रम है, इसमें इनकी पैकेजिंग बॉटल करने से पहले इसका डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन की वजह से अल्कोहलिक कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। डिस्टिलेशन की प्रोसेस में जो वाटर है वो सेपरेट हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है, और सिर्फ क्या रह जाता है, फिर ज़्यादा अमाउंट में उसमें अल्कोहल रह जाता है। तो बियर में कितना होता है अल्कोहलिक कंटेंट, 3 to 6% होता है। वहीं वाइन में कितना होता है, 9 to 12% होता है, जो कि कम है इन कंपेरिजन टू विस्की ब्रांडी एंड रम। नाउ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स जो टर्म था, ये टर्म किसने दिया था, टर्म वॉज कॉइन्ड बाय वॉक्समैन ने दिया था 1942 में। अब ये नेम दिया क्यों, ये नेम जो है ये ड्राइव किया है कहाँ से, ग्रीक वर्ड एंटी एंड बायो से। तो एंटी का मीनिंग है अगेंस्ट एंड बायो का मीनिंग है लाइफ, यानी इस टर्म का मीनिंग क्या हुआ, इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, अगेंस्ट लाइफ। अब क्यों दिया ये नेम इसको, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो वेरियस लाइफ फॉर्म्स के अगेंस्ट होते हैं, यानी वो किसी पर्टिकुलर लाइफ फॉर्म को ग्रो नहीं होने देते। लाइक पेनिसिलिन था, पेनिसिलिन बैक्टीरिया को ग्रो नहीं होने दे रहा था, तो वो बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट था, इसलिए क्या नाम दिया इनको कंबाइनली एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो माइक्रोब्स के थ्रू ही प्रोड्यूस होते हैं, और वो फिर अदर टाइप के माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने में या फिर उनकी ग्रोथ को रिटार्ड करने में, ग्रोथ को रोकने में काम में आते हैं। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक था वो डिस्कवर किया गया था पेनिसिलिन। किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था। जब वो किस पे काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे। तो ये बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि उनकी एक जो प्लेट थी, या जो पेट्री डिश थी, कल्चर प्लेट जो थी, उस पर क्या ग्रो कर गया, एक फंजाई ग्रो कर गया, पेनिसिलियम नोडेटम। और फिर उस फंजाई की वजह से वहाँ पे जो जिस पे वो स्टडी कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, वो ग्रो नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया फिर वो ग्रो, क्योंकि पेनिसिलियम नोडेटम ने एक सब्सटेंस को रिलीज़ किया, एक केमिकल को रिलीज़ किया, एक जिसको बाद में कहा पेनिसिलिन। उसने उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया, उसको ग्रो नहीं करने दिया। तो फिर बाद में पता चला कि ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू रिलीज़ होते हैं, और वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या सर्वाइवल को अफेक्ट करते हैं। अब इन्होंने तो डिस्कवर कर दिया था, पर इसकी यूज़फुलनेस, क्या इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं अपन, इनका मेडिसिनल यूज़ हो सकता है, इसके बारे में उस टाइम पे पता नहीं था। तो फिर बाद में किसने, अर्नस्ट चेन ने एंड हावर्ड फ्लोरी ने इसका कीमोथेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस इसकी बताई कि अपन जो कीमोथेरेपी में, यानी जो मेडिसिन के थ्रू जो ट्रीटमेंट होती है, यानी इसका मेडिकल यूज़ भी कर सकते हैं, किसका, पेनिसिलिन का। उसके बाद भी पेनिसिलिन का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, किसने किया, किसमें हुआ, इन ट्रीटिंग अमेरिकन सोल्जर्स वाउंडेड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई, फिर उसमें जब जो सोल्जर्स इंजर्ड हो गए, वाउंडेड हो गए, उनके ट्रीटमेंट में, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो उन वोन्स पे, तो उसमें फिर इस एंटीबायोटिक का यूज़ किया गया। तो फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोडी को इसकी डिस्कवरी के लिए पेनिसिलिन की, एंड बाद में उसके यूज़ को बताने के लिए क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला। तो इसके बाद सबसे पहले तो पेनिसिलिन ही एंटीबायोटिक बनी, उसके बाद में फिर और अदर टाइप की एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुए, लाइक फ्यूमाजिलिन जो किससे मिली, फिर एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से मिली, ये भी फंजाई है। दे ग्रेटली इम्प्रूव द कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीजेज। लाइक अब इसकी वजह से ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, बहुत इफेक्टिव होते हैं ये वेरियस डिजीज़ से फाइट करने के लिए। तो प्लेग के लिए भी एंटीबायोटिक फिर डिस्कवर हुई, वो पिंक कफ या काली खांसी जिसे कहते हैं, उसके लिए एंटीबायोटिक्स डिस्कवर हुई। डिप्थीरिया, गलघोटू, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, इसके लिए फिर
डिजीज़ की क्योर के लिए भी बाद में एंटीबायोटिक्स को यूज़ में लिया जाने लगा। ना जुडिशियल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स का यूज़ जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एंटीबायोटिक टू ट्रीट वेरियस डिजीजेज। फिर इसका एक्सेसिव यूज़ क्या होता है, फिर हार्मफुल होता है। इसका एक्सेसिव यूज़ या विदाउट एनी इशू यूज़ करना क्या होता है, बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। अब क्या हार्म होता है, एक्सेस एंटीबायोटिक यूज़ इज़ अ वेल डॉक्यूमेंटेड रिस्क फैक्टर फॉर इन्फेक्शन और कॉलोनाइजेशन विद रेजिस्टेंट पैथोजेंस। अगर अपन बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे तो जो बैक्टीरिया हैं या जो भी पैथोजन है वो क्या हो जाएगा, अडेप्ट हो जाएगा और उसके लिए और फिर रेजिस्टेंट फॉर्म्स को प्रोड्यूस करने लगेगा। फिर जो पैथोजन्स हो जाएंगे प्रोड्यूस, वो कैसे होंगे, उस एंटीबायोटिक के को रेजिस्ट करेंगे, उनका उस एंटीबायोटिक का फिर इफेक्ट उस पैथोजन पर पड़ना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर वो जो डिसीज़ है उसकी सीरियसनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। Unnecessary antibiotic use for viral disease is common and has led to increasing rates of antibiotic resistance among Streptococcus pneumoniae and other community acquired pathogens। अब इसका एक एग्जांपल देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा यूज़ में लेना एंटीबायोटिक्स को, इसकी वजह से क्या हुआ, जो वायरल इलनेस होती है, जो वायरल कॉमन फीवर, जो कॉमन वायरल फीवर होता है उस वो किसकी वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है। जो निमोनिया होता है वो, तो जब इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा एंटीबायोटिक तक का, तो जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था वो क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो गया इन एंटीबायोटिक्स की अगेंस्ट, और फिर उस पर एंटीबायोटिक्स का इफ़ेक्ट पड़ना बंद हो गया, धीरे धीरे कम हो गया। आप इतना ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ क्यों कर लेते हैं इंडिविजुअल्स, तो क्यों कर लेते हैं, क्योंकि दे आर नॉट एजुकेटेड, लैक ऑफ एजुकेशन, वो एजुकेटेड नहीं होते, या फिर पेशेंट्स एक्सपेक्टेशंस, या फिर पेशेंट ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेता है कि हाँ ज़्यादा अमाउंट में एंटीबायोटिक्स को लेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होता। वो वर्क अपनी स्पीड से ही करेगी, ज़्यादा लेने से कुछ भी नहीं होगा। पास्ट एक्सपीरियंस या फिर इन पास्ट अगर वो यूज़ में किसी भी इलनेस के लिए कि हाँ उसमें उसने हेल्प की थी इस एंटीबायोटिक ने, फिर वो भले ही दूसरी हो, स्टेट दूसरी हो, फिर भी वो उसी एंटीबायोटिक को यूज़ में ले ले, या इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, किसी भी रीज़न से अगर जो इंडिविजुअल है वो क्या कर रहा है, अननेसेसरीली इनटेक कर रहा है किसका, एंटीबायोटिक्स का, तो फिर वो उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। प्लस उसकी वजह से जो पैथोजेंस हैं वो रेजिस्टेंट हो जाएंगी और इसकी स्प्रेडिंग जो है, कम्युनिटी स्प्रेडिंग, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। Now chemicals, enzymes and other bioactive molecules। अब जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे और अदर केमिकल्स या एंजाइम्स या बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जिनका यूज़ पे वेरियस पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। तो केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स विच आर फंक्शनल इन लिविंग सिस्टम्स और कैन इंटरेक्ट विद लिविंग कंपोनेंट्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग सिस्टम या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अपना फंक्शन कर सकते हैं, या फिर उसकी बॉडी के अंदर जो कंपोनेंट प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो ये प्रोड्यूस होते हैं, केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करते हैं, एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट करते हैं जो ह्यूमंस के लिए यूज़फुल। तो क्या केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोब्स जो यूज़फुल हैं ह्यूमंस के लिए। लाइक सिट्रिक एसिड है जो किससे मिलता है, एस्परजिलस नाइगर से, फंजाई है उससे मिलता है। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई से मिलता है, ये बैक्टीरिया है। ब्यूटायरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से मिलता है। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस से मिलता है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, केमिकल्स हैं, ये किससे मिलते हैं, फंजाई से या बैक्टीरिया से मिलते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये ह्यूमंस के लिए यूज़फुल हैं। ऐसे ही एंजाइम्स भी मिलते हैं वेरियस माइक्रोब्स से, तो लाइपेजेस हैं, पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस हैं, या स्ट्रेप्टोकाइनेस हैं, ये सारे जो एंजाइम्स हैं ये भी बैक्टीरिया से मिलते हैं या फंजाई से मिलते हैं, जो यूज़ में आते हैं। जैसे लाइपेजेस किस में यूज़ में आते हैं, डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस में यूज़ में आते हैं,
यानी डिटर्जेंट को बनाने में, इंडस्ट्रियल लेवल पे डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में लाइपेजेस जो हैं वो काम में आते हैं। प्लस ये किस में और काम आते हैं, जो लॉन्ड्री में अगर कोई ऑयली स्टैन है किसी भी क्लॉथ पर, तो उसके रिमूवल में भी काम में आते हैं, क्योंकि जो ऑयली स्टैन है जिसमें लिपिड प्रेजेंट है, तो लाइपेजेस एंजाइम उस लिपिड का क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, वो स्टेन भी वहाँ से चला जाता है। इसे पैक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस बॉटल जूस से जो आते हैं, उसमें जो जूस है उसकी क्लियरिंग में काम में आते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेसिस ये किससे मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया गया है, उसके न्यू स्ट्रेन है जो, उससे मिलता है स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम। ये क्या करता है, क्लॉट बस्टर होता है, जो ब्लड वेसल्स में अगर कोई हार्ट पेशेंट है जिसकी ब्लड वेसल्स में कोई क्लॉट आ गया है, तो उस क्लॉट को रिमूव करने में ये जो एंजाइम है ये हेल्प करता है। मेनली जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन में क्या होगा, जो हार्ट को मसल्स जा रही हैं, जो कार्डिक हार्ट को वेसल्स जो जा रही हैं हार्ट मसल्स को, उसमें अगर ब्लॉकेज आ गया है तो उसको निकालने के लिए, क्लीन करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम का यूज़ करते हैं। नाउ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड देयर यूजेस। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, ये है फॉर एग्जांपल साइक्लोस्पोरिन ए, ये किससे मिलता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो फंगस है इससे प्रोड्यूस होता है। काम क्या करता है ये मॉलिक्यूल, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल इम्यूनोसप्रेसर होता है। ये अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर जो इम्यून सिस्टम है उस पेशेंट का अगर वो अच्छे से फंक्शन करे, तो वो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड किया गया है वो उसको रिजेक्ट करेगा, उसके अगेंस्ट इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि वो जो ऑर्गन है वो उसका खुद का नहीं है, वो फॉरेन ऑब्जेक्ट होगा, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा उस पेशेंट का, और फिर उस ऑर्गन को वो रिजेक्ट कर देगा। तो इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए एज एन इम्यूनोसप्रेसिव यूज़ करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए का। स्टेटिन्स इसको प्रोड्यूस करता है मोनोस्कस परप्यूरियस यीस्ट। ये क्या काम करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको कम करने का काम करता है। ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ये फिर कम्पिटिटिवली रिएक्ट करता है एंजाइम के साथ, वो उस एंजाइम के साथ जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। तो फिर वो जो एंजाइम है वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता और कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, इससे जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम हो जाता है।